वाग व्यय और उसके कार्य। ध्वनि विज्ञान में हमारा एक शीर्षक है वाग व्यय और उनके कार्य। उच्चारण अव्यय या वाग यंत्र। मनुष्य के मुंह से निःसृत स्वनों या ध्वनियों के उत्पादन में जिन उच्चारण अंगों का उपयोग होता है उनके समूह को वाग व्यय अथवा वाग यंत्र कहा जाता है। वाग यंत्र या स्वन तंत्र या ध्वनि यंत्र कहा जाता है या उच्चारण अव्यय के नाम से अभिहित किया जाता है। नीचे वाग यंत्र या संबंध में अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार मुख्य उच्चारण अंग हैं: पहला जीभ, पहला होंठ, दांत, वत्स, कठोर तालु, कोमल तालु, मूर्धा, कोवा या अलिजिह्व, जिह्वानोक, जिह्वाग्र, जिह्वामध्य, जिह्वापश्च, उपाली जिह्व या गलबिल, काकल और अभिकाकल, स्वतंत्रिया, श्वास नलिका, भोजन नलिका, नासिका, कविवर। ओष्ठ। उच्चारण अंगों में 8 अंगों में ओष्ठ की ऐसा अंग है जो स्पष्ट रूप में दृश्यमान है। ओंठ 2 होते हैं, ऊपर का ओंठ और नीचे का ओंठ। स्तर स्वर या ध्वनि उत्पादन में नीचे का ओंठ, जो ओंठ को हम ओष्ठ भी कहते हैं, अधिक कार्य करता है। और रसायन विज्ञान में ओंठ से अभिप्राय नीचे के ओंठ से स्वनों की उत्पत्ति में इन ओठों में कई स्थितियां हो सकती हैं। प वर्गी, प फ ब भ म ध्वनि को उच्चारण को ओष्ठ से मतलब है कि हमारे शब्द उच्चारण करने में हमारे ओंठ जो हिलते हैं वह है प फ ब भ म। दोनों ओंठ हमारे आपस में टकराते हैं, ऊपरी होंठ और नीचे के होंठ ही उच्चारक और उच्चारण स्थान पे दोनों रहते हैं। और उच्चारण स्वरों के उच्चारण में ये वृत्ताकार या अवृत्ताकार की दृष्टि में कई स्थितियां ग्रहण कर सकते हैं। ओष्ठ या ओंठ से उत्पन्न ध्वनियों को ओष्ठ्य कहते हैं, यानी ओंठों से जिसका प्रयोग होता है, ओंठों से जिसका उच्चारण होता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं: दंतोष्ठ, दंतोष्ठ और इनमें दोनों होंठ मिल जाते हैं। दंतोष्ठ, इसमें दांत और नीचे के ओंठ मिलते हैं। द्वय में 2 होंठ मिलते हैं आपस में, और दंतय में दांतों के साथ ओष्ठ का काम होता है। दांत का ध्वनि विज्ञान में विशेष महत्व है। यह केवल भोजन करने में ही नहीं, बोलने में भी सहायक है। स्वनों या ध्वनियों की उत्पत्ति में दोनों ओठों में से नीचे का ओंठ अधिक कार्य करता है, और किंतु दांतों के ऊपर और नीचे की पंक्ति में सामने वाले दांत विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। ये दांत नीचे से होंठ और बीच जीभ की नोक के साथ मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दांतों के बीच भी 2 भाग होते हैं, दंताग्र और दंतामूल। ता, था, द, ध ये दंताग्र शब्द हैं और वर्ण है, और न दंतमूल। वत्स। ऊपर के दांतों में मूल में कठोर तालु के आरंभ तक का भाग वत्स कहलाता है। वत्स उच्चारण में सहायक न होकर उच्चारण स्थान है। जीभ में विभिन्न भाग वत्स को स्पर्श कर स्वन उत्पन्न करते हैं। कठोर। नंबर 4 कठोर तालु। यह संपूर्ण तालु का मध्य भाग होता है। कठोर इसलिए होता है कि अंग हड्डी से निर्मित होता है। वत्स की भांति यह भी उच्चारण स्थान है कि उच्चारण में सहायक अंग नहीं है। तालव्य ध्वनियों का उच्चारण प्रदेश यही है कि ई, च, छ आदि तालव्य हैं। नंबर 5 कोमल तालु। कोमल तालु वाग्यंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह उच्चारण स्थान भी है, यह ध्वनियों के उच्चारण में सहायक भी है। कठोर तालु के आगे का कोमल मांस खंड वाला भाग कोमल तालु है। अ और ई आदि स्वर और क, ख, ग आदि व्यंजन कोमल तालु से ही उच्चरित होते हैं। नंबर 6 मूर्धा। पाश्चात्य भाषाविद इसको कठोर तालु का भी एक अंग मानते हैं। इसकी पृथक सत्ता नहीं मानते हैं, और यह कठोर और कोमल तालु के बीच उच्चारण स्थान है। मूर्धन्य ध्वनियाँ ट और ठ आदि यहीं से उच्चरित होती हैं। ट और ठ वर्ण कहते वक्त, उच्चारण करते वक्त हमारे मूर्धन्य का प्रयोग होता है। नंबर 7 कोवा या अलिजिह्व। कोवा कोमल तालु का अंतिम भाग है। यह छोटे से लटकते हुए मांस के पिंड के रूप में दिखाई पड़ता है। स्वनों के उच्चारण में कोवा ऊपर नीचे होता रहता है, और अरबी और फ्रेंच भाषाओं में कुछ ध्वनियों के उच्चारण में यह सहायक होता है। नुक्ता वाले क और ख और
ग उच्चारण में इसी से सहायता लेनी पड़ती है। सभी अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में यह सहायक है। नंबर 8, जिह्वानोक। मुख विवर के निचले भाग में जीभ है और संघ विज्ञान में जीभ का अत्यंत महत्व है। इसी कारण से इसके पर्याय हिंदी में वाणी, अरबी में जबान और लैटिन में लिंग्वा कहते हैं। प्रायः सभी भाषाओं की अधिकांश ध्वनियाँ इसी की सहायता से ही बोली जाती हैं। जीभ के 5 भाग हैं। जिह्वानोक, जीभ के आने का नोक, जिह्वाग्र, जीभ का अगला भाग जो कठोर तालु से नीचे, जिह्वा मध्य, जिह्वाश्य, जिह्वा का पिछला भाग और जिह्वा मूल, जीभ का मूल भाग। जीभ के अग्रभाग को जिह्वानोक कहते हैं। जीभ का यह भाग ध्वनियों को उत्पादन में सर्वाधिक सहायक है। जिह्वानोक की सहायता से दंत ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। उच्चारण